नमस्कार, मैं अभिषेक औदिच शाहजहांपुर से साहित्य संगम संस्थान के इस महनीय मंच पर आप सबके बीच आज शुक्रवार की शाम 7 बजे, हालांकि हम लोग लेट हैं और थोड़ा ज़्यादा लेट हैं और आप लोगों ने प्रतीक्षा की होगी। हम लोग फिलहाल उपस्थित हो चुके हैं और मेरे साथ फ्रेम में हैं हिंदी के विभागाध्यक्ष एके सिंह कॉलेज जपला पलामू झारखंड से श्री आलोक रंजन कुमार जी। व्यंग्यकार हैं, हमारे देश के बड़े व्यंग्यकार हैं। व्यंग पर ये आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे बीच आईपीएस आदरणीय प्रशांत करण जी जुड़े हैं रांची झारखंड से। मैं आप दोनों लोगों का स्वागत करता हूं और हमारे आज के मेजबान भी जुड़ जाएं, छाया दीदी जुड़ जाएं तो फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। साहित्य संगम संस्थान ने अभी तक व्यंग पर आधारित 2 कार्यक्रम किए। हर शुक्रवार की शाम 7 बजे हम लोग आपके लिए 2 बड़े महनीय व्यंग्यकारों के साथ चर्चा पर चर्चा करते हैं, उनसे प्रश्नोत्तर करते हैं और फिर अंत में व्यंग पाठ की तरफ हम लोग चलते हैं और फिर वहां से हम लोग समापन करते हैं। ऐसे महनीय, ऐसे अच्छे कार्यक्रम में आप सभी साहित्य संगम संस्थान से जुड़े वरिष्ठ, कनिष्ठ, नवोदित, प्रतिष्ठित सभी साहित्य प्रेमियों का, सभी साहित्य साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दूसरे नंबर पर आलोक जी उपस्थित हैं झारखंड से, और झारखंड से ही हमारे बीच आईपीएस अधिकारी आदरणीय प्रशांत करण जी उपस्थित हुए हैं। हालांकि बहुत मशक्कतों के बाद सर को हम ला पाए हैं। बहुत सी तकनीकी समस्याएं आई हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो तकनीकी है, ये 3.5 टांग का घोड़ा है। ये दौड़ता तो बहुत तेज है, लेकिन जब लंगड़ा हो जाता है तो ना ये जॉकी को कहीं का रखता है, ना खुद कहीं का रहता। आदरणीय छाया सक्सेना दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, इस ऐसे कार्यक्रम की प्रणेता हैं, जो सूत्रधार हैं, ऐसे कार्यक्रम की संयोजिका हैं, जो देश से मोती चुन चुन के अभी हमारे आवाज नहीं आ रही आप लोग की। आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है दीदी? आवाज क्यों नहीं आ पा रही? आप पुनः एक बार जुड़ जाइए, आवाज थोड़ा ईयरफोन ठीक करके जुड़ जाएंगी। मैं वही कह रहा था, ये साहित्य 3.5 टांग का घोड़ा है। ये जब दौड़ेगा तो बहुत तेज दौड़ेगा और जब गिरेगा तो सबको लेकर गिरेगा। तो छाया नहीं, दीदी जुड़ जाती है। साहित्य तो मेरे हिसाब से हाथी है। साहित्य हाथी, घोड़ा ये नहीं। तकनीकी मैं माफ कीजिए, मैं तकनीकी की बात कर रहा हूँ। साहित्य तो इंद्र का हाथी है। जी जी बिल्कुल, मैं क्षमा चाहूंगा, वो मेरे गलत नहीं नहीं, निकल कोई गया। बात नहीं। कोई बात हाँ, नहीं। ये बिल्कुल मैं पुनः कह देता हूँ, ये तकनीकी, ये जो 3.5 टांग का घोड़ा है। आदरणीय छायादीप कार्यक्रम को गति देते हैं और बहुत ज्यादा बिल्कुल समय और बिल्कुल बिल्कुल। भूमिकाओं में नहीं व्यतीत करेंगे, क्योंकि आज वैसे ही बहुत हम लोग विलंब से। मैं आदरणीय छाया दीदी से आधे आग्रह घंटे हो करता गए हूँ जी। कि वे माँ सरस्वती की वंदना करें और कार्यक्रम को गति प्रदान करें। स्वागत है। धन्यवाद। जय मां शारदे। मां सरस्वती करुण आरती, मां सरस्वती करुण आरती, मां भारती करुण आरती, मां सरस्वती करुण आरती, नित वंदना मां भारती। वाणी में हो नव ज्ञान मामा मामा बागेश्वरी, वाणी में हो नव ज्ञान मां, मिटे मन के सब अज्ञान मां, वाणी में हो नव ज्ञान मां, मिटे मन के सब अज्ञान मां। माँ आप है भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी बागेश्वरी, माँ आप ही भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी बागेश्वरी। माँ जग की पालनहार है, माँ जग की पालनहार है, माँ जग की तारण
हार है। माँ सरस्वती करूं आरती नित वंदना, माँ भारती कमलेश्वरी परमेश्वरी कमलेश्वरी बागेश्वरी परमेश्वरी ब्रह्मेश्वरी माँ हंस वाहनी आप हैं। माँ हंस वाहनी आप हैं। माँ सप्त सुर भी आप हैं। माँ सप्त सुर भी आप हैं। हम भक्त कर द्वय जोड़ कर, हम भक्त कर द्वय जोड़ कर करते हैं विनती आपसे। भक्त कर द्वय जोड़ कर करते हैं विनती आपसे। माँ सरस्वती माँ आरती करूं वंदना नित भारती। जय माँ शारदे, धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। आभार आदरणीय छाया, बहुत सुंदर वंदना, बहुत सरस वंदना की हमने अपनी माँ, अपनी बागेश्वरी की वंदना कर ली है। ये हमारी सनातनी परंपरा, ये हमारी इस परंपरा पर हमें गर्व है कि हम कुछ भी अनुष्ठान, साहित्यिक अनुष्ठान या रचनात्मक कलात्मक अनुष्ठान करते हैं उससे पहले माँ सरस्वती को याद करते हैं। ईश्वर ईश्वर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह ईश्वर ही, हर जगह हमारे देवी देवता ही हैं कि जिन्होंने एक अदृश्य ऊर्जा की तरह हम लोगों को ऊर्जा दी है और कार्य करने की जो क्षमता दी है। मैं पुनः सरस्वती माँ को नमन करता हूँ। और आज का कार्यक्रम का जो शीर्षक है कि समसामयिक व्यंग्य सृजन कितना समाज उपयोगी है, हम आज इस तथ्य पर चर्चा करेंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और जैसा मैं आप सबको बता चुका हूं कि आज हमारे बीच आदरणीय प्रशांत करण जी उपस्थित हैं और आलोक रंजन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आज दो व्यंग्यकारों से, दो साहित्यकारों से चर्चाएं करेंगे आज के विषय पर। मेरा पहला प्रश्न आदरणीय प्रशांत करण जी से है। मैं आपकी तरफ आता हूं। जी आप जैसा कि जी पुलिस प्रशासन में रहे, विभिन्न पदों पर आप कार्यरत रहे, पूरे आपने कई कई जिलों जनपदों में देखी होंगी व्यवस्थाएं। उसके बाद भी ये पुलिस की जो नौकरी होती, सबसे कठिन नौकरी मानी। प्रशांत जी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मैं जब तक प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं आदरणीय आलोक जी की तरफ चलता हूं। मेरा आज आपसे ये प्रश्न है और जो विषय है वही मेरा आज पहला प्रश्न है कि व्यंग किस प्रकार समाज उपयोगी है, किस प्रकार व्यंग समाज को दिशा दिखा सकता है, किस प्रकार व्यंग समाज को सही दिशा में ले जा सकता है, कैसे झकझोर सकता है, इस पर आज के कार्यक्रम के शीर्षक पर आप प्रकाश डालें। आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। में हौसला बढ़ाया है। जी अनम्यूट हो गया आपका माइक, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही, विधिवत आवाज आ रही है। आज के कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो बड़े हैं उन्हें प्रणाम है और आज शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज बाबा शरद जोशी के नाम पर ही आज शरद पूर्णिमा भी है। तो आइए हम उस ओर चलते हैं जिस ओर सारी विधाएं नाकाम हो जाती हैं। तो समाज को बदलने के लिए एक साहित्यकार अवतरित होता है और वह साहित्यकार व्यंग्यकार कहलाता है। जी जी बिल्कुल। वर्तमान समय में समाज में इतनी विद्रुपताएं हैं, इतनी विसंगतियां हैं कि
व्यक्ति सामान्य भाषा में समझ ही नहीं पाता है। जी जैसे कोई बच्चा शरारत करता हो तो उसे सामान्य भाषा में कहा जाए तो वह सुनता नहीं है, जी तो जी उसे बिल्कुल सही। थोड़ी तिरछी भाषा समझानी पड़ती है। तो मैं जी यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे काव्य शास्त्र में या साहित्य शास्त्र में हमारे कहने हेलो, की जो शब्द मुझे शक्ति सुन पा है रहे? वह 3 प्रकार की शक्तियां हैं, अभिधा, हेलो, लक्षणा और व्यंजना। क्या मैं जी सुनना चाह जी रहा हूँ? जी, आपकी आवाज आ रही है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मैं अपना आप वाचन प्रारंभ रखूं? आप प्रारंभ रखिए, मैंने म्यूट कर दिया है दूसरा हेलो, स्ट्रीम जो है। जी आप प्रारंभ रखिए। मेरी आवाज ब्रॉडकास्टिंग हो रही है? जी जी एकदम ब्रॉडकास्ट आई हो एम रही है। ऑडिबल? जी 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 क्लियरली तो ऑडिबल। साहित्य शास्त्र में या काव्य शास्त्र में जो हमें कहने की, अपनी भावों और विचारों को उद्घाटित करने की या प्रेषित करने की जो शक्तियां हैं वह काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र में उन्हें 3 रूपों में जानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना जी अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से हम अपनी बात को सीधे सीधे सामान्य रूप से कहते हैं। जब कोई व्यक्ति सीधे सादगी भरी भाषा से बात को नहीं मानता है या श्रोता के ऊपर उस बात का कम असर होता है तो हम उसे शब्द की दूसरी शक्ति लक्षणा के माध्यम से अपनी बात को प्रेषित करते हैं। इस जी शब्द शक्ति से लक्ष्यार्थ का बोध होता है। जब इन दोनों शक्तियों से सामने वाला व्यक्ति अपने आप में सुधार नहीं ला पाता या बात जी को नहीं मानता तब उसे शब्द की तीसरी शक्ति व्यंजना शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और उसे व्यंजना की भाषा में अपनी बात को कहना पड़ता है। जी इस शब्द शक्ति को जो हम प्रस्तुत करते हैं इससे जी व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। इस शब्द जी शक्ति जी का असर इतना होता है कि श्रोता को जी वह झकझोर कर रख देता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान समय में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सामान्य जन से लेकर शासन प्रशासन सर्वत्र स्वार्थ की पराकाष्ठा दिखाई पड़ती है। जी हर बिल्कुल सही। मनुष्य चाहे जिस तरह से हासिल हो सके अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा हुआ है। इस जी कारण जी सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। पहले के जी साहित्यकार उपन्यास लेखक कहानी दोहे आदि के माध्यम से समाज को जागरूक किया करते थे। पेड़ जी जी पौधों पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से समाज को सीख दिया करते थे, परंतु जी अब जी समाज के लोगों पर उसका कोई असर नहीं दिख पड़ता, जिसके जी कारण शरद जोशी, हरिशंकर परसाई जैसे व्यंग्य रचनाकारों का आविर्भाव हुआ। आज जी वर्तमान समय में साहित्य की इस विशेष विधा व्यंग्य की अति आवश्यकता है। जी व्यंग्य बिल्कुल रचनाकार अपनी व्यंग्यात्मक समाज को वास्तविकता से रूबरू कराने में सक्षम है। इसलिए वर्तमान समय में व्यंग्य लेखन काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही और सटीक विश्लेषण किया है इस प्रश्न का। इससे अच्छा उत्तर मैं नहीं समझता कि हो सकता। और हमारे साथ फ्रेम में जुड़े हैं, जो हमारे साथ आज गोष्ठी में बने रहेंगे, इस चर्चा में बने रहेंगे, आदरणीय प्रमोद चौहान जी। अंत में इनका व्यंग्य पाठ भी होगा। और हमारे दूसरे मेहमान वो तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पा रहे, तो आदरणीय आलोक जी, आपसे एक प्रश्न हमारी बहन ज्योति सिन्हा जी ने पूछा है। वो प्रश्न मैं स्क्रीन पर भी लगा देता हूं। उनका प्रश्न है कि आजकल व्यंग्य राजनीति मुद्दों और राजनीतिक वादों इरादों पर ज्यादा लिखी जाती है। राजनीति व्यंग्य कहां तक तर्कपूर्ण है और समाज के लिए क्या ये सही है? ये प्रश्न स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने हमारी बहन ज्योति सिन्हा जी ने पूछा है। मैं जवाब दूं? जी जी, आपसे ही प्रश्न है। जी, पहले ज्योति जी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आज व्यंग्य विधा पर यह कार्यक्रम हो रहा है और आप हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। यह व्यंग्यकार को एक प्रकार से सम्मान देना हुआ।
और जी। हिंदी साहित्य की सेवा आप कर रही हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। जी जी बिल्कुल। तो राजनीति की बात होती है, राजनीति, पहले के व्यक्ति जो राजनीति करते थे वास्तव में राज्य की नीति से तात्पर्य था। वॉल्टेयर ने कहा था, जो फोर्स थ्योरी के अंतर्गत है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, द फोर्स थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ अ स्टेट, कि प्रथम जी। राजा एक शक्तिशाली योद्धा था। तो वह शक्तिशाली योद्धा था, तो राजा जो हुआ करता था वो प्रभु के रूप में माना जाता था जनता के बीच जी में, और जी प्रजा जी उसकी भक्त होती थी या उनकी संतान के समान होती थी। और जी। आज के राजनीतिक नेता जो हैं वो अपना बैंक में शून्य पर शून्य बढ़ाते जा रहे हैं और जी। अंत में शून्य में विलीन जा रहे हैं। उसका कोई असर नहीं रह रहा है, उस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। जी। रात का ढेर है जिस्म हवाओं में बिखर जाएगा, दिल की हद से गुजर क्षमा पे ढल के देख। लेकिन क्या करें? आज राजनीतिक को क्या कहा जाए, कहीं वंशवाद है, कहीं जातिवाद है, कहीं क्षेत्रवाद है और कहीं परिवारवाद है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति जो राजनीति से एक बार जुड़ जाता है वो शिक्षा मंत्री भी हो जाता है और पढ़ने के लिए मैट्रिकुलेट भी नहीं होता है। जी और जी वो बिल्कुल पर अपना आधिपत्य जमाता, अपना शासन जमाता है। जी। और बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस तक को जो है सो अपने चंगुल में बांध करके रखता है, जैसे लगता है कि बंधुआ मजदूर है जी। ऐसी। अरे जरा मेरा भी खैनी बना दो, मेरे को बहुत है, मूड बना दो, जरा खैनी बनाओ तो दो। ऐसा कौन बोलता है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही भाई बात। ऐसी जहां वार्ता होगी, ऐसे जहां समाज होंगे, तो ऐसी राजनीति जहां होगी, वैसे हमारे जैसे साहित्यकार अवश्य अवतरित होंगे। वैसे ही परिस्थिति में खुशवंत सिंह अवतार लेते हैं, वैसी ही परिस्थिति में शरद जोशी अवतार लेते हैं, वैसी ही परिस्थिति में हमारे हरिशंकर परसाई जी जन्म लेते हैं, ओम प्रकाश कश्यप जी जन्म लेते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात आपने कही। और समाज की वास्तविकता से रूबरू कराते हैं, राजनीति की वास्तविकता से रूबरू करवाते हैं, क्योंकि वे घोटाले के गढ़ बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसा करके अपना किला बना लेंगे। और अब राजनीति केवल सेवा नहीं रह गई, और राजनीति के शब्द को अब गंदा कर दिया गया है, नेता शब्द को बदनाम कर दिया गया है। जिस सम्मान के साथ हम नेताजी सुभाष बोस कहा करते थे, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ। इस संबंध में ज्योति जी आपको अपनी एक कविता सुना देता हूं, उससे मैं समझता हूं कि आपको कुछ मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। ज्योति जी आपको सुन रही होंगी, ऑनलाइन है आप? जी ज्योति जी सुन रही हैं। ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी आने का है लगन, ना बचेगी शांति, ना बचेगा अमन, फिर से छीन लिया जाएगा मेरा चमन। ये आजादी की बहारें, ये राजनीति के नजारे, फिर से छा जाएगा उपनिवेश की बाजारें। ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी आने का है लगन, न मिलेगा पानी, न मिलेगा अन्न, खाने पड़ेंगे विदेशियों के जूठन। याद करेंगे तब मेरे मंत्रीगण, कैसी थी आजादी, कैसा था स्वशासन में वतन। ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी आने का है लगन, न रहेगी किसी से दोस्ती, न रहेगा कोई स्वजन, आदमी ही आदमी का बन जाएगा दुश्मन, भाई ही भाई का बन जाएगा दुश्मन। कैसे मिटेगी तृष्णा, कैसे मिटेगी क्षुधापन, इसी में खोया रहेगा प्रत्येक मानव मन। ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी आने का है लगन, भारत पर चढ़ता जाएगा ऋण पे ऋण, विदेशियों को पड़ेगा भैंसों के आगे बिन, न विचलित होगा भैंस की कुंभकर्णों की नींद, ऋण में ही बिक जाएगा अपना हिंद। ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी आने का है लगन। इतने सारे घोटाले आप देख रही हैं ज्योति जी, और इतने सारे भ्रष्टाचार आप देख रही हैं, तो मेरे हाथ में तो तलवार नहीं है, लेकिन कलम से ही वार करूंगा तो फिर खाली नहीं जाएगा। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत 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 आभार आपका।
आदरणीय प्रशांत करण जी भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी तरफ कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, और हमें प्रहलाद मंडल जी देख रहे हैं, ज्योति सिन्हा जी देख रहे हैं, छाया सक्सेना दीदी देख रहे हैं, सुधीर श्रीवास्तव जी देख रहे हैं, और साहित्य संगम संस्थान नाम के इस आईडी से आदरणीय राजवीर सिंह मंत्र जी देख रहे हैं, और प्रहलाद मंडल कुछ सुधीर जी कुछ प्रश्न उनका है। एक, आज के दौर में सटीक और सार्थक व्यंग्य की कमी क्यों दिखाई देती है? मेरा आपसे अगला प्रश्न यही था कि आज के व्यंग्य में वो धार क्यों नहीं, आज का व्यंग्यकार वो बात उतनी वाक्पटुता के साथ, उतनी निर्भयता के साथ क्यों नहीं कह पा रहा है? इसका क्या कारण है? आदरणीय आलोक जी, आपसे ही ये मेरा प्रश्न है, और यही प्रश्न आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी का है। और मैं देखता हूँ प्रशांत करण जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच, मैं उनको स्ट्रीम में लेता हूँ। आप इसका उत्तर दीजिए, मैं उनको स्ट्रीम में फिर इस उत्तर के बाद लेते। ध्वनि अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जी जी, आप मैं उनको प्रशांत जी को लेता हूं, उनसे, उनका नेट अब एकदम सही चल रहा है। करो, इसको भी बंद कर दो, इसको करो ना। Having trouble connecting. आदरणीय प्रशांत करण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, Unstable. सीनियर, सुन रहे? जी जी, आपकी आवाज एकदम सही आ रही है। Move closer to your router if जी, आलोक जी अगर सुन पा रहे हैं तो आज ये समस्या आपके उधर उत्पन्न हुई, आप पुनः जुड़ने का प्रयास कीजिए। आज कुछ ऐसी तकनीकी समस्याएं आती जा रही बीच में। हमारे बीच सीनियर आईपीएस आदरणीय प्रशांत करण जी जुड़े हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, जो प्रश्न आधा बीच में रह गया था, प्रश्न को हमेशा पूरा हो जाना चाहिए, वरना ये जिज्ञासा और फिर पता नहीं क्या क्या बन के प्रश्न करने वाले के मन में रह जाता। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने एक चुनौतीपूर्ण नौकरी की है, पुलिस की नौकरियां सबसे कठिन नौकरियों में से एक मानी जाती है, 24 घंटे 24/7 की नौकरी होती है। ऐसी नौकरी के साथ भी आपने साहित्य सेवा की, साहित्य साधना की, आपने कविता से प्रारंभ करके व्यंग्य की तरफ आप आए हैं, और आपके चेहरे से वो छवि ईमानदारी, वो आपकी छवि में ईमानदारी और वो निर्भयता के साथ नौकरी करने का भाव दिखता है। मैं ऐसे भाव रखते हुए आपने साहित्य सेवा की। मेरा आपसे जो प्रश्न है, मूल प्रश्न ये है, क्या पुलिस की नौकरी में रहते हुए आपने साहित्य सेवा को चुनौती की तरह लिया, या फिर आपने आनंद के साथ साहित्य सेवा भी की? क्योंकि दो ऐसी चीजें हैं जहां पर एक नौकरी हमारी सास की तरह है और साहित्य सेवा हमारी माँ की तरह है, जो हम मन से करते हैं। तो सास और माँ को आपने एक साथ कैसे प्रसन्न किया है जीवन में, वो मेरा प्रश्न है आपसे। आपका प्रश्न बड़ा सीधा है, सरल है, लेकिन इसमें दो संभावनाएं आपने बताई हैं, मेरे साथ दोनों संभावनाएं नहीं है। जी जी। पहला यह है कि साहित्य में रुचि थी और साहित्य से मैं जुड़ा था बहुत पहले से ही। जी। इस क्रम में क्या, मुझे जब भी समय मिलता था मैं पढ़ा करता था। जी 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 जी। तो पढ़ने क्रम में मुझे लगा कि सबसे अच्छी अभिव्यक्ति व्यंग्य के माध्यम से हो सकती है। जी 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 जी। तो मैंने व्यंग्य को पढ़ना शुरू किया। जी। और अब अभी के जितने लेखक हैं, नवल जी सहित और पुराने जितने भी थे, सबको मैंने पढ़ा, और हरिशंकर परसाई जी को मैंने पूरा पढ़ा। जी जी जी। उनकी जो रचनाओं की जो रचनावली 6 वॉल्यूम में है, मैंने पूरा पढ़ा। रविंद्र त्यागी को पढ़ा, शरद जोशी को पढ़ा। कोई भी ऐसा व्यंग्यकार नहीं था जिसको मैंने नहीं पढ़ा। और उस पढ़ने के बाद मैंने व्यंग्य लिखना सीखना शुरू किया। इसके पीछे कारण यह था कि विशेषकर पुलिस की नौकरी में और जिस परिदृश्य से मैं आता हूं, मैं बहुत निर्धन परिवार से था और जीवन की सच्चाई को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैंने गरीबी भी देखी है, परेशानी भी देखी है, आम आदमी की दिक्कतें देखी हैं, और जब पुलिस की नौकरी में आए तो समृद्धि भी देखी है। तो जीवन के दोनों पहलू को देखने के बाद मुझे लगा कि जो विसंगतियां हैं समाज में, और जो व्यवस्था में विसंगतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको व्यक्त करने के लिए व्यंग्य एक अच्छा माध्यम है। और यह एक सेफ्टी वाल्व की तरह है। जब आपको अंतस में पीड़ा होती है तो वो कहीं ना कहीं वो खोजता है कि इसका निदान होना चाहिए,
ये जी जी जो तनाव है ये किसी न किसी माध्यम से निकलना चाहिए। निकलना तो चाहिए, बिल्कुल प्रारंभ में सही। ये काव्य से यात्रा शुरू हुई थी, काव्य के माध्यम से मैंने अपनी अभिव्यक्ति शुरू की, पर मुझे जी लगा कि ज्यादा अच्छा माध्यम व्यंग होगा, तो मैं फिर जी व्यंग की तरफ आया और अब पूर्णतः व्यंग की तरफ हूँ। तो जी जी मेरा प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक ही पंक्ति में देना चाहता हूँ कि ये जी जैसे प्रेशर कुकर होता है, उसकी जी सीटी बजती है, तो जी मेरे लिए साहित्य सृजन एक प्रेशर कुकर की सीटी जैसा था। मैं जो जी व्यवस्था जो देखता था समाज में, मुझे पीड़ा होती थी और उसको जी मैं व्यंग के माध्यम से अभिव्यक्त करता था। जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही सटीक विश्लेषण किया है इस प्रश्न का। और तमाम सब लोग, साहित्य हो सकता है मन के लिए हो, बहुत मन के पास की चीज है जिन लोग, लेकिन एक उपक्रम होता है दायित्वों का, पारिवारिक दायित्व, उसके लिए हमें किसी न किसी कार्य में रहता, फिर उस कार्य के दायित्व अलग से जुड़ जाते हैं। मैं आपसे ही अगला प्रश्न, आलोक जी हमारे साथ जुड़ते हैं, उससे पहले मैं आपसे ही अगला प्रश्न करता हूँ कि आप कविता से व्यंग की ओर आए। कविता सीधी सीधी बात हमारे हृदय का, हृदय से हृदय तक का संवाद है, या फिर हृदय से कागज तक का सफर है कविता। व्यंग एक जटिल विधा है, व्यंग शिल्प की दृष्टि से भी जटिल विधा है, व्यंग कथ्य की दृष्टि से भी जटिल विधा है, और व्यंग कहने के लिए कई कई बार विसंगतियों पर चोट करनी होती है। और आप एक प्रशासनिक अधिकारी रह के, एक पुलिस प्रशासन में रह के कई कई बार व्यवस्थाओं पर व्यंग करना पड़ जाता है। वो क्या मुश्किल दौर आपके लिए रहा कि आपने किस प्रकार अपनी बात कही जब व्यवस्थाओं के खिलाफ आपको कभी लिखना पड़ा या कुछ? नहीं, देखिए, इसके पहले मैं ज्योति जी का एक प्रश्न था, वो उसको उसका भी उत्तर इसके साथ ही ले लेता हूँ जी जी कि जी जी अक्सर हाँ लोग राजनीति पर व्यंग आजकल लिख रहे हैं। जी मेरा मानना है कि जो लेखक है वो तटस्थ होना चाहिए, उसे जी जी किसी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा से जुड़कर नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल और सही बात। जहां तक व्यंग लेखन का प्रश्न है, यह जटिल विधा तो जरूर है, और जी सीखते सीखते आदमी सीखता है, क्योंकि व्यंग जी में कभी भी कोई चीज सीधी नहीं कही जाती है। जी बिल्कुल सही किसी बात है। अगर व्यंग सीधा आपने लिख दिया तो वो व्यंग नहीं है। व्यंग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जी। तो जी आजकल जो मैं देखता हूं कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं इसकी जी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन अ, साहित्य की दृष्टि से आप देखें तो वो व्यंग की परिभाषा में नहीं है। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा ये- जी 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 जी, जी आप जारी रखें। तो व्यंग जितना इनडायरेक्ट हो जी उतना अच्छा माना जाता है, जितना सांकेतिक हो। और जी आपका जो फलक है लेखन का, वो एक जी जी विस्तार होना चाहिए, जी सम्यक होना चाहिए, किसी जी एक बिंदु पर नहीं हो। और वो इशारा हो, उसके बहुआयामी हो। जी कई 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 बार व्यंग में हम लोग वैसे शब्दों का या वैसे पंक्तियों का व्यवहार करते हैं जिसका अर्थ जी व्यापक होता है, जी लेकिन जी वो जी उस संदर्भ से जुड़ा होता है। जी तो जी व्यंग की यही खूबी है। और एक जो आम पाठकों के लिए होता है कि व्यंग पढ़ने में बड़ा गुदगुदा लगता है, जी 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 थोड़ी थोड़ा हास्य का पुट भी होता है, थोड़ा जी जी आपको गुदगुदाएगा, हंसाएगा। लेकिन जब आप व्यंग को समाप्त करेंगे, तब आपको जी जी समझ में आए कि लेखक कहना क्या चाहता था, और जी आपके मस्तक पर चिंता की रेखा उठ जाए, तब यह जी व्यंग सफल होता जी जी बिल्कुल। आपने दो बातें कही, दो बातें मुझे आपके इस वक्तव्य की बहुत अच्छी लगी कि व्यंग सीधी सीधी अभिधा में नहीं होना चाहिए। अगर सीधा सीधा व्यंग कहते हैं गाली हो जाता है। व्यंग को है। जी, व्यंजना में होना चाहिए। व्यंग की एक भाषा अपनी होती, व्यंग की एक अपनी मर्यादा होती, ये आपने। और दूसरा आपने कहा हास्य का पुट। बहुत सारी पिछली दो चर्चाओं में इस पर खूब चर्चा हुई, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। मेरा एक प्रश्न है, बहुत पहले से एक प्रश्न है, और मैं सोचता था कि किसी दिन मैं ऐसी विचारधारा के लोग जो जैसे आपने बोला कि व्यंग के लेखक को तटस्थ होना चाहिए, उसको पंथ का नहीं होना चाहिए, ना इधर के पंथ का ना उधर के पंथ का। परसाई जी के लिए कहा जाता है, परसाई जी ने स्वयं को भी वामपंथी कहा है, और कुछ ऐसी मान्यता भी है कि व्यंग व्यवस्था के खिलाफ होता है, और व्यवस्था के खिलाफ जो चीजें होती हैं वो वामपंथ की तरफ झुक जाती हैं। हालांकि मेरा ये मानना नहीं है कि व्यंग व्यंग होता है, चाहे वो इसके इस पक्ष के खिलाफ हो या इस पक्ष के खिलाफ। हमें बुराइयों को इंगित करना है, बुराइयों के खिलाफ व्यंग में लिखना है, और अच्छाइयों की प्रशंसा
करते हुए लिखना है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो एक धारणा बनी हुई है व्यंग्यकार होने के लिए वामपंथी होना जरूरी है, इस पर आप प्रकाश डाल दें थोड़ा सा, और परसाई जी के संदर्भ में अगर इस पर प्रकाश डालेंगे तो मेरी जो जिज्ञासा है वो शांत होगी। देखिए, बात सीधी सीधी है। जी परसाई जी ने स्वयं स्वीकार भी किया, और जी जो परसाई रचनावली प्रकाशित हुई 6 भागों में, उसमें जी भी यह स्पष्ट है कि परसाई जी कार्ल मार्क्स के विचारों से बुरी तरह प्रभावित थे। प्रभावित थे, पहला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात ये कि वो उनकी विचारधारा वामपंथी विचारधारा थी, यह जी भी एक सत्य है। जी बिल्कुल तीसरा सही बात। प्रश्न ये है, तीसरा ये है कि जी परसाई हिंदी व्यंग के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, इसमें जी कोई दो मत नहीं है। लेकिन जी उस कालखंड में रविंद्र जी त्यागी भी थे, शरद जोशी भी थे, शरद और जोशी कई भी लोग थे। थे जी जिनको की स्थान नहीं मिला, और वह स्थान परसाई को मिला। जी जी मेरी जी अपनी समझ है कि उस कालखंड में जी जो भी साहित्य के मठाधीश थे, जी जी मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, जी 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 यह आप, मेरी हाँ, आदत नहीं है, मैं जी जी व्यक्ति विशेष बिल्कुल। का नाम नहीं लूंगा, जी लेकिन यह मठाधीश व्यवस्था थी, और जो भी हाँ, पुरस्कार सम्मान दिए जाते थे वो जी उन लोगों को दिए जाते थे जो उनकी वैचारिक विचारधारा में, वैचारिक स्थिति में या विचारधारा में समानता रखता हो। समानता इसीलिए रखते। परसाई को इन लोगों ने बहुत ज्यादा उठाया। जी 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 ऐसा बिल्कुल सही ऐसा बात नहीं आपकी। था कि रविंद्र त्यागी और शरद जोशी और बाकी सारे के व्यंग्यकार कमजोर थे। जी 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 परसाई मजबूत थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं परसाई का हम्म बड़ा प्रशंसक रहा हूं। जी जी दूसरा ये कि यह मानना कि व्यवस्था पर चोट करना व्यंग है, यह गलत है। जी जी ये धारणा है ये कि नहीं, ये मैं इसका बिल्कुल ही ये इसका विरोध करता हूं। जी हमारी जो व्यवस्था है, व्यवस्था का अर्थ यह ना समझा जाए कि यह जी राजनीतिक व्यवस्था, जी सामाजिक जी बिल्कुल। व्यवस्था भी है। जी जी और सामाजिक व्यवस्थाओं में जो परेशानियां हैं, जो विसंगतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो विकृतियां हैं, जी और हमारे आपके व्यवहार में, लोगों के चरित्र में जो जी विसंगतियां हैं, जो विकृतियां हैं, उसको भी जी उठाना चाहिए। और मेरी एक पुस्तक प्रकाशित और 4 प्रकाशित हो रही है। मैंने कॉलम वर्षों तक समाचार पत्रों में कॉलम लिखा है, अभी भी लिख रहा हूं। मैं अपनी जी रचनाओं में इसका विशेष ध्यान रखता हूं कि जी जी वैसे विषय को उठाया जाए जिससे जी समाज प्रभावित हो रहा है। जी जी बिल्कुल सही बात है। और अगर आप व्यवस्था पर व्यंग करते हैं या व्यवस्था पर कटाक्ष करते हैं, तो जी आपके लिए सभी बराबर होने चाहिए। किसी बिल्कुल सही बात। विचारधारा से जुड़ करके आप या तो सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं, या आगे जी बढ़ने के लिए कर रहे हैं, या फिर जी किसी दूसरी राजनीतिक शक्ति के बहकावे में आके कर रहे हैं। जी जी ये मैं बिल्कुल इसका बिल्कुल विरोध करता हूं। हो सकता है ये बिल्कुल मेरे सही बात। निजी विचार हो, लेकिन मैं इसका जी विरोध करता हूं क्योंकि हिंदी साहित्य बड़ा समृद्ध है, बड़ा पवित्र है। जी इसको जी जी दूषित नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। इस परसाई जी के संदर्भ में मैं आपसे जुड़ने से पहले ही मैंने मन बना लिया था, मैं ये प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगा। पर हालांकि मैं खुद स्वयं परसाई जी का बहुत प्रशंसक रहा हूं, लेकिन कई बार परसाई जी से मेरे मत नहीं मिले। जैसे उन्होंने एक व्यंग किया कि अन्य देशों में गाय का उपयोग दूध के लिए होता, ये सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ, धार्मिक भावना भी नहीं, हमारी आस्था के खिलाफ ये। खैर वो बड़े व्यंगकार हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, और देखिए हमें। देखिए, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जी जी ये परसाई जी सरजूपाई ब्राह्मण थे, जी जी और उन्होंने बहुत सारे व्यंग लिखे, जी जिसमें कि रामचरितमानस की चौपाइयों हाँ को भी लिखा, जी जी और बहुत सारे धार्मिक कथाओं को आधार बना करके उन्होंने धार्मिक भावना पर कुठाघात भी किया। जी 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 और इतनी चतुराई से किया, इतनी जी बढ़िया से किया कि समझने वाले उसको व्यंग की धारा में पढ़ के निकल जाएं। लेकिन जी जो संवाद, राजनीतिक संवाद था, विचारधारा का जो संवाद था वामपंथिक, वो उसको देते जी चले गए धीरे धीरे। जी जी तो जी बिल्कुल सही बात। बहुत लोगों ने इसको आधार बना करके लिखना शुरू किया।
ठीक है। जी जी हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कि आज के में अतिशयोक्ति है, या फिर जी उसको आधार बना करके कुछ आप संवाद दे सकते हैं, जी लेकिन जी किसी बिल्कुल धर्म को, किसी संस्कृति को बुरा कहना या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये लेखा का काम नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही बात है। हमारा काम है जो समाज की सच्चाई है उसको हम सामने रखें, बिल्कुल और बिल्कुल हम सही अपनी बात विधा है। से रखेंगे। जी जी कई मैं बार आप समाज की सच्चाई बहुत कड़वी होती है, जी जी तो बिल्कुल उसको सही बात मैं जी जी आप जारी रखें, आप जारी रखें। हाँ, कई बार समाज की सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन उन कड़वी बातों को भी अगर मीठे ढंग से और व्यंग के माध्यम से रखें तो वो पाठकों को बुरा नहीं लगता है, और आप जी आसानी से अपने संवाद उन तक प्रेषित कर पाते हैं। जी यही जी व्यंग जी की खूबी है और यही व्यंग की विशेषता है। जी जी मेरा एक और मानना रहा है हमेशा कि व्यंग की एक अघोषित नियम है, एक अघोषित अघोषित शर्त है कि अपने विचारों को पोषित करने के लिए कभी पक्षपाती नहीं होना चाहिए किसी व्यंगकार को। जी और बिल्कुल। खासकर मैं व्यंगकार के लिए हमेशा ये बात कहता हूं कि जी जी व्यंगकार अगर पक्षपाती हो गया तो फिर कोई बात सही कहने वाला नहीं होगा। हमारे बीच बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बीना वैष्णव जी जुड़ी हैं, नवल किशोर सिंह जी जुड़े हैं, केशरी सिंह रघुवंशी जी जुड़े हैं, तरुण सिंह हमारे संस्थान के सचिव जी जुड़े हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत मुझे व्यक्तिगत बहुत आनंद आ रहा है। और मैं आगे चलूं उसके पहले हमारे बीच एक और मेहमान आज की गोष्ठी में जुड़े हैं जो हमें लगातार सुन रही हैं, उमा मिश्रा जी, जो व्यंग पाठ के लिए हमारे बीच उपस्थित रहेंगी आगे भी। स्वागत है, और स्वागत है। मैं इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में कुछ मेरे एक दो प्रश्न बचे हैं, मैं आदरणीय आलोक जी की तरफ चलता हूं। मेरा आपसे एक बहुत ही ये आवश्यक प्रश्न है कि वर्तमान में व्यंग की क्या स्थिति है और व्यंग्यकारों की क्या स्थिति है, और इस बीच आप कुछ ऐसे युवा और कुछ अपने समकालीन व्यंग्यकारों के नाम भी बताएं जो हमारे दर्शकों तक पहुंचे और वो उनको खोज कर पढ़ें, जिनके व्यंग्य में वो धार आप समझते हो। वर्तमान समय में व्यंग्य की क्या स्थिति है भारत में? मेरी आवाज? जी आप क्या आ जी रही आ आ रही रही है, आ रही आप? जी, वर्तमान समय में जी जो व्यंग है वह जी एक सार्थक एवं प्रभावशाली विधा है। जी वस्तुतः व्यंग का मूल उद्देश्य व्यक्ति, वर्ग, विचारधारा, जी समाज या सामाजिक विसंगतियां, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनैतिकता, जी शैक्षणिक लचर व्यवस्था आदि पर जी जी कुठाराघात करना है। इसके माध्यम से व्यंग्यकार अपने विरोध या आक्रोश को अपनी व्यंग्यात्मक जी शैली में लिखी रचनाओं के माध्यम से समाज को जी प्रेषित करता है, जिससे कि भ्रष्ट आचरण के लोगों का जी पर्दाफाश हो जी सके, उन्हें शर्मिंदगी महसूस करा सके। जी ऐसा करके व्यंग्यकार खुद को संतोष लाभ प्राप्त करता है। इससे सामान्य समाज को ऐसे लोगों के कारनामों से रूबरू कराकर उनसे सचेत रहने का मार्गदर्शन कराता है। जी जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शब्दों में कहें तो व्यंग वह है जहां कहने वाला अधरोष्ट हंस रहा हो और जी सुनने वाला तिलमिला रहा हो। जी और सुविख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई जी ने भी इस संबंध में अपने विचार दिए हैं। उनके जी अनुसार व्यंग जीवन से साक्षात्कार करता है, जी जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। जी जी पाश्चात्य चिंतक जेम्स सदरलैंड ने व्यंग्य को परिभाषित करते हुए कहा है, व्यंग्य साहित्यिक अजायब घर में लुप्त डायनासोर या टेरोडैक्टाइल की पीली पुरानी हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत विधा है जिसे 20वीं सदी के साहित्य में अहम भूमिका अदा करनी है। जी देखिए इसी संदर्भ में बस अपनी बात पर जा रहा हूं। इसी संदर्भ में वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ का प्रणयन किया था। उनका कथन है, वैदग्ध भंगी फणिति, अर्थात कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्र्य पूर्ण कथन के रूप में स्वीकार किया है उन्होंने। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान में
जो हम सब पढ़ रहे हैं जी और जो हमारे युवा आजकल पढ़ रहे हैं और पढ़ना उन्हें चाहिए, तो जी हमारे प्राचीन काल में भी काफी व्यंग हुआ है, लेकिन जी उनकी विधा कुछ अलग थी। फिर मध्य काल में भी, भक्ति काल में भी कबीरदास ने भी अपनी उलटबासियों से समाज को कुछ दिया है। उन्होंने भी कुठाराघात किया है, व्यंग किया है। लेकिन आधुनिक काल में श्री लाल शुक्ल से हम आते हैं, उन्होंने जो व्यंग लिखा अंगद का पांव, या फिर उनका एक उपन्यास है राग दरबारी, उसमें भी कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। जी जी। उसके बाद हम आते हैं हरिशंकर परसाई जी पर। उन्होंने बहुत सारे व्यंग रचनाएं की हैं, जैसे भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, माटी कहे कुम्हार से, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता लोकतंत्र, और अंत में उन्होंने हम इस उम्र से वाकिफ हैं। तो इन सारी रचनाओं को हमारे युवाओं को पढ़ना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने हमारे आजादी के बाद जो लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था ठिठुरता लोकतंत्र में कि स्वतंत्रता दिवस भी तो भरी बरसात में होता है, अंग्रेज बहुत चालाक हैं, भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए और उस कपटी प्रेमी की तरफ भागे जो प्रेमिका का छाता भी ले जाए, है ना। तो इस तरीके से अगर उनकी रचना को पढ़ें हमारे आज के युवा वर्ग भी, तो उनसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा और रचना की तरफ वे माने प्रोत्साहित होंगे, रचना करने के लिए उत्सुक होंगे और समाज को बदलने के लिए अपनी रचनाओं से हमारे हिंदी साहित्य भंडार को भरेंगे। उसी प्रकार से शरद जोशी जी को भी पढ़ना चाहिए, जहां से आपकी हमारी छाया दीदी हैं मध्य प्रदेश से, वहीं उज्जैन के हैं वो। तो उन्होंने भी लिखी है दूसरी सतह, प्रतिदिन परिक्रमा, किसी बहाने आदि बहुत सारी रचनाएं उन्होंने भी लिखी है। तो हमारे युवाओं से कि वे शरद जोशी को भी पढ़ें, खुशवंत सिंह को भी पढ़ें, उनकी बहुत अच्छी रचना है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और ओम प्रकाश कश्यप जी को पढ़ें ताकि मनोबल बना रहे, है ना, पढ़ें और ताकि मनोबल बना रहे। और हमारे बीच आदरणीय IPS हैं, अवकाश प्राप्त हैं, प्रशांत करण जी, इनकी भी रचनाएं बहुत अच्छी हैं। मामला खुरदुरे का और क्या लिखे हैं, मत बांध यहाँ अब तू मुझको, वास्तव में सराहनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं को मैं कहूंगा कि ढूंढ ढूंढ करके व्यक्ति साहित्य पढ़ें। जी ठीक है। मैं दो बातें इसमें ऐड करना चाहता हूँ। पहला ये कि व्यंग कभी भी वैयक्तिक नहीं होना चाहिए, व्यक्ति विशेष पर व्यंग न लिखा जाए। अक्सर आप देखते हैं कि आजकल जो लिखा जा रहा है वो वैयक्तिक है, वो व्यंग की श्रेणी में उसको नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वह सीधे सीधे प्रहार होता है और सीधा प्रहार कभी व्यंग नहीं कहा जा सकता है। दूसरा विषय ये है, जहां तक हरिशंकर परसाई जी की है, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? रानी नागफनी की कहानी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और ये क्यों मिला? क्योंकि सम्मान देने वाले इतने अधीर थे कि जो मिला उनको दे दिया। और उनकी जो उत्कृष्ट रचनाएं थी जो कि किसी विचारधारा से नहीं थी, शुद्ध व्यंग की थी, उसको देखा नहीं गया। क्योंकि सम्मान देने वाले मठाधीश लोग इतने उतावले थे कि परसाई को सम्मानित करना है, जो मिला तो कर दो। तो यह भी तो विचारणीय है प्रश्न। जी बिल्कुल सही बात है। और मैं तो कहूंगा कि श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है, जिस पर सीरियल भी बना, राग दरबारी, या फिर आप अगर मैथिली में देखें तो खट्टर काका के तरंग, हरिमोहन झा का, वो इतना बढ़िया व्यंग है, इतना शुद्ध व्यंग है, और उसमें इतने अभिव्यंजना है, इतना विस्तृत आकाश है उस व्यंग का कि उसकी सीमा नहीं है। लेकिन आज उनको कोई नहीं जानता है, कोई पढ़ता नहीं है। उसके हिंदी में भी अनुवाद हुए, कोई पढ़ नहीं रहा है। श्रीलाल शुक्ल को लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो देखिए,
जहां तक मार्केटिंग की बात है, परसाई की मार्केटिंग हुई, आगे बढ़ गए जी, क्योंकि उनकी मार्केटिंग करने वाले लोग वहां मौजूद थे सत्ता के पास। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। इसलिए मैं इसको समाप्त करता हूं कि ये व्यंग व्यक्तिक नहीं होना चाहिए, जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी बिल्कुल नहीं। सीधा प्रहार नहीं होना चाहिए, जी, सांकेतिक होना चाहिए। उसका उसका ये उसका जो आकाश है वो बड़ा होना चाहिए, जी, 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 विस्तृत बिल्कुल सही होना बात। चाहिए, तब जाकर के वो व्यंग होगा और जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं अगले प्रश्न के साथ। आपने बिल्कुल सही ये कहा कि व्यक्ति के विशेष के ऊपर नहीं होना, व्यक्तिक नहीं होना चाहिए व्यंग। उसका एक और कारण ये है कि जब सीधे सीधे हम बात कहने लगते हैं तो वो व्यंग नहीं, उसमें व्यंग तत्व मर जाता है, उसका विधा शिल्प मर जाता है कि हम जब सीधे सीधे किसी को करें वो सीधी सीधी वो गालियां हो जाती है, वो कुठाराघात हो जाता है। और एक साहित्यकार को, व्यंगकार को इन सबसे बचना चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे एक इस चर्चा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस विषय पर आते हैं। आज का जो विषय है, आज के व्यंग्यकारों में, जैसे मैंने पहले आदरणीय से प्रश्न किया था कि आज के व्यंग्यकारों में वो धार नहीं है, मैं इसका एक इस प्रश्न की अगली कड़ी आपसे पूछना चाहता हूं कि आज के व्यंग्यकारों की, क्योंकि आप सीख कर कविता की ओर से व्यंग्य की तरफ आए हैं, आपने वो सब चीज उतार चढ़ाव और उसके शिल्प और विचारों के में आपने मनन चिंतन किया होगा। आज के व्यंग्यकारों को वो धार लाने के लिए, परसाई जी की, शरद जोशी जी की धार लाने के लिए क्या करना? पिछली बार मैंने आदरणीय नवल सिंह जी से, ये नवल किशोर सिंह जी से पूछा था, तो बोले कि वो उनका सीधा सीधा उत्तर है कि परसाई जी को पुनः पैदा करना पड़ेगा। तो मेरा देखिए, प्रश्न आपसे, मैं समझ आप गया। मैं आता हूं आपके उत्तर पे आता हूं। जी, देखिए, जी, दिक्कत क्या है कि जी, व्यंग लिखने के लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, जी, जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप अपनी बात किसी ना किसी माध्यम से कहना चाहेंगे, जी, और जब उसको व्यापक बनाना है तो आपको जी, व्यापक रूप पढ़ना पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल, आज आजकल लोग ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, पकी जी, पकाई चीज रखना चाहते हैं। तो जी, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, उसको अन्य कई बिंदुओं से जोड़कर किसी विषय को नहीं देखेंगे, तब तक जी, वो आप गहराई नहीं ला सकते हैं। जी, पहली बिल्कुल बात। सही बात। दूसरी बात यह है कि भाषा में नम्रता, मर्यादा जी, का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जी, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। व्यंग एक दुधारी तलवार होती है, वो आपको जी, भी काट सकती है, इसलिए बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। और बिल्कुल कहीं सही किसी बात। को व्यक्तिगत ना चुभ जावे, और जी, जितना ज्यादा विस्तृत इसका अर्थ हो सके उस पर जाना जी, चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं आगे इस साक्षात्कार का, इस इंटरव्यू का अंतिम प्रश्न लेकर आलोक जी की तरफ चलता हूं। मेरा एक सभी व्यंग्यकारों से प्रश्न रहेगा और ये प्रश्न मैं आपसे भी आदरणीय, आपके विचार भी इस पर लूंगा। मेरा प्रश्न ये है, और बहुत आवश्यक प्रश्न है, कि व्यंग्य के लिए हास्य कितना जरूरी है? क्या व्यंग्य की पहली शर्त हास्य है? अगर नहीं है तो क्यों? अगर है तो क्यों? आदरणीय आलोक जी। एक बार पुनः उस प्रश्न को दोहराया जाए, क्षमा करेंगे, जी, ऑडिबल नहीं हो रहा था। अभी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि व्यंग्य के लिए हास्य जरूरी है या वो डिस्कनेक्ट हो गए? मेरा प्रश्न, आपने आदरणीय प्रशांत जी ये प्रश्न सुन लिया होगा, मैं आपका इस पर उत्तर चाहूंगा। हास्य मैं कितना? देखिए, व्यंग में हास्य की कोई शर्त नहीं है। जी, 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 बिल्कुल सही बात। ठीक है, हम लोग हास्य, और हास्य क्या, आप थोड़ी सी परिहास कहें, आप हास्य नहीं जी, कहें, थोड़ा जी, परिहास कहें, उसको हम लोग अपने लेखों में लाना इसलिए चाहते हैं कि जी, उससे एक पाठक के साथ जुड़ाव बना रहता है, जी, और जो वातावरण हम उस लेख में पैदा करना चाहते हैं वो जी, थोड़ा सा हल्का होता है। हल्का होता है, सही बात है। और कभी बिल्कुल। कभी क्या होता है कि हम लोग एक चरित्र को बनाते हैं और जी, उस चरित्र के माध्यम से कोई बात कहते हैं, जी, और उसमें जानबूझ करके कुछ ऐसे परिहास रखे जाते हैं ताकि श्रोताओं को जोड़ के हम रख सकें कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक उनको ले जा सके। ले जा सकें, सही बात है।
मैंने अगर आपने मुझे पढ़ा होगा तो मेरे अभी तक कुछ जो चरित्र हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं। एक मथुरा जी हैं जो पुलिस को प्रेजेंट करते हैं, और एक रामलाल जी हैं, और एक रवि बाबू। इस तरह कुछ कुछ चरित्रों को मैंने बनाया हुआ है, और उन चरित्रों के माध्यम से छोटी सी किसी घटना का जिक्र करके उसके बाद अपनी बात रख के फिर उसको विस्तार देना, यह प्रयोग मैंने किया है जी। और मुझे प्रसन्नता हुई कि लोगों ने इसको सराहा है। तो एक नया प्रयोग मैंने इसमें किया है व्यंग में, कि किसी चरित्र को लाता हूं, मैं कुछ बातें कहता हूं या आपस में बातचीत बताता हूं, और उसके माध्यम से फिर वो विषय को निकाल करके फिर उसको विस्तार देता हूं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हास्य कोई आवश्यक शर्त नहीं है। जी। और हास्य कम हो, परिहास हो, लेकिन मूल विषय पर हो, और उसको आप विस्तार दे करके ले आवे, यही तो कला है व्यंग की। जी बिल्कुल सही बात है। आदरणीय आलोक जी हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं। मैंने आपका प्रश्न स्थानांतरित कर दिया था, तक आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं उसी प्रश्न का एक अगला और उसको इंटरेस्टिंग पहलू जो उसका जो और ज्यादा रोचक तथ्य है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 4 चीजें हैं: हास्य, परिहास, उपहास और कटाक्ष। इन 4 चीजों में व्यंग के लिए इन 4 चीजों को किस क्रम में रखा जाएगा? वो फिर से जो डिस्कनेक्ट हो गए, मैं उनको जोड़ता हूं दोबारा, वो नहीं जुड़ पा। देखिए एक चीज और जो मैं कहना चाहता हूं व्यंग साहित्य के संबंध में, कि व्यंग साहित्य में सबसे बड़ी शर्त होती है कि आपके लेख की रोचकता बनी रहे। जी रोचकता बनी रहे, और जो आप संवाद संप्रेषण या विचार रखना चाहते हैं उसमें तारतम्य बना रहे। जी बिल्कुल सही। तभी पाठक आपका लेख पढ़ेगा। जी। और इसके लिए बहुत ईमानदारी से आपको बताता हूं मैं कि मैंने प्रेमचंद इतिहास को बहुत पढ़ा, गहराई से पढ़ा। और प्रेमचंद के लेखन से मैंने यह सीखा है कि पाठकों का ध्यान कैसे आकृष्ट किया जाता है। जी। और इसका प्रयोग मैं यदा कदा अपने लेखों में करना चाहता हूं, करके देखना चाहता हूं कि मैं कितना सफल हुआ। मुझे नहीं मालूम मैं कितना सफल हुआ, लेकिन यह मैंने प्रेमचंद से सीख करके अपनी रचनाओं में लाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, ताकि रोचकता बनी रहे, पाठक का ध्यान आपके लेख की तरफ आवे और आपको देख करके आपको अवश्य पढ़े एक बार। जी। आलोक जी पुनः हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, मैं प्रश्न दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा दोहरा देता हूं कि व्यंग के लिए 4 चीजें: हास्य, परिहास, उपहास और कटाक्ष, इनका क्या क्रम है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस पर आप चर्चा। ये हमारे साक्षात्कार का अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हम व्यंग पाठ की ओर चलेंगे। हास से तात्पर्य है कि किसी विधा के माध्यम से हम अपनी बात को इस सीमा तक रखें कि वह हास्य का पुट कर सके। और परिहास का तात्पर्य है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का उसे नीचा दिखाने के ख्याल से उसका परिहास करते हैं। यही परिहास से थोड़ा ऊपर उपहास हो जाता है। जी बिल्कुल। एक उसकी एक पतली रेखा है, एक सीमा है, उससे थोड़ी सी ऊपर ज्यादा अगर किसी पर हम मतलब व्यंग तो नहीं कह सकते हैं, और उसकी हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना विषय बनता है। लेकिन जब हम किसी को परिवर्तित करने के उद्देश्य से या उस पर कटाक्ष करने के उद्देश्य से हम कुछ कहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, उसके अंदर जो भावना है वो बुराई को परिवर्तित करने के लिए हम कटाक्ष करते हैं। और यही कटाक्ष जब साहित्य का रूप लेता है तो हम वह साहित्य सर्जना को व्यंग का नाम देते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं। जी सर, स्वागत है। एक प्रयोग मैंने और किया, जो आप कह रहे हैं क्या तत्व होने चाहिए,
एक प्रयोग मैंने किया, मैंने करीब करीब 200 रचनाएं लिखी एक जी कॉलम में, जिसका नाम है आज का कुविचार। जी जी हाँ, सुविचार के, जी बिल्कुल। मैंने कॉलम लिखा है इसको, और ये काफी छपा। जी आज का कुविचार, कुविचार के माध्यम से मैं उल्टी बात कहता हूं, जी बिल्कुल सही। और वस्तुतः यह कुविचार में सुविचार होता है। जी जी बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, लेकिन उल्टी 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 गंगा नाम से एक विधा होती है, ये मेरी समस्या, आप उसकी बात है। हाँ, नहीं, मैंने ये प्रयोग करके देखा भी है, जी जी और जी यह बड़ा मतलब पॉपुलर हुआ लोगों में, बड़ा इसका वो लोग खोजते थे कि साहब आज इनके वो कुविचार नहीं मिला पढ़ने को। जी तो ये उसमें कटाक्ष नहीं होता, उसमें उपहास परिहास हास्य नहीं होता है। वो जी एक अलग विधा है, जो व्यंग की मूल विधा है। उसको जी किसी बात को उल्टी दिशा में कहा जाता है। जी जी यह भी व्यंग का एक आवश्यक आवश्यक अंग है। जी जी बिल्कुल। आपने हमारा साक्षात्कार का आखिरी प्रश्न, लेकिन मेरे भीतर का जिज्ञासु एक बच्चा है, वो एक और प्रश्न करना चाहता। वो तथ्यात्मक रूप से हो सकता है गलत प्रश्न हो, लेकिन जो चीज ऑब्जर्वेशन की है वो ये है कि व्यंग्यकारों को मैंने देखा है कि प्रशासनिक पदों पर, बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर रहे लोग वो व्यंग से अच्छे से कनेक्ट करते हैं, वो अच्छे अच्छे व्यंग्यकार बने। जैसे आप स्वयं हैं, श्रीलाल शुक्ल जी आईएएस अधिकारी रहे हैं, हमारे यहाँ के अनूप शुक्ल जी रविंद्र हमारे त्यागी। साथ, रविंद्र त्यागी जी, हमारे यहाँ के अनूप शुक्ल जी वर्तमान की बात करें तो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री के जनरल मैनेजर हैं, वो बहुत अच्छे व्यंग करते हैं। कट्टा कानपुरी नाम से वो लिखते हैं व्यंग, और उनके ब्लॉग स्पॉट आपने देखा पढ़ा होगा। मेरा ये प्रश्न है कि प्रशासन के पास रहने वाले लोग क्या किस प्रकार की चेतना जागृत होती है कि उनका रुझान, उनकी रचनात्मकता व्यंग से निकलती है? देखिए, इसका सीधा सीधा उत्तर ये है कि जी प्रशासन में रहने के बाद जी आप समाज को, सामाजिक व्यवस्था को, और जी राजनीतिक व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखते हैं। जी और जब किसी को नजदीक से देखते हैं तो जी आपको अच्छी चीजें भी मिलती मिलती हैं, बुरी चीजें भी मिलती हैं। जी और जो चीज आपको चुभ जाती है दिल में, जी अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जी इसका प्रतिकार करना चाहिए, जी तो सेवा में रहते रहते, क्या सेवा की शर्तें, ये अखिल भारतीय सेवाओं की शर्तें बड़ी कड़ी होती हैं। कुछ भी आप लिखे, प्रकाशित करने के पहले सरकार से आपको अनुमति जी लेनी पड़ती है। जी इसलिए जी व्यंग लेख में जब भी लिखता रहा, रखता रहा अपने पास, अवकाश प्राप्ति के बाद मैंने इसे छपवाया, जी जी क्योंकि सेवा शर्तें इतनी कड़ी होती हैं कि आप नहीं उसको नहीं डाल सकते हैं। और जो बिल्कुल भी सही बात। व्यंग्यकार जो हमारे प्रशासनिक क्षेत्रों से आए, सब लोगों ने यही किया, सेवानिवृत्त के बाद उसको लिया, क्योंकि जो जी पीड़ा जी थी अंदर में वो तो थी ही थी। उन्होंने समाज को बहुत नजदीक से देखा था, बिल्कुल सही तो वो बात है। सब चीजें वो उठा के लाए बाद में। जी 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 बिल्कुल मैंने ये अपना एक व्यक्तिगत मेरा प्रश्न था, और मैं पूर्णतः सहमत हूं आपसे, क्योंकि जो चीजें कही नहीं जा सकती हैं एक सेवा में रहते हुए, वो लिख लिख के स्टोर होती जाती हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों से अधिक समाज की विसंगतियों को कोई नहीं देखता है, कोई भी नहीं देख सकता। या तो शिक्षक देख सकता है, क्योंकि शिक्षक जमीन से जुड़ा होता है, शिक्षक पूरे समाज में सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षित करता है। और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी। हमारे आज के साक्षात्कार का ये सेशन समाप्त हो चुका है, हम लोग व्यंग की तरफ, व्यंग पाठ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय उमा मिश्रा प्रीति जी उपस्थित हैं, जो कि बहुत देर से, और प्रमोद चौहान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनकी सहिष्णुता की, इनकी सहनशीलता की बहुत प्रशंसा करता हूं कि इतनी देर से इन्होंने ये चर्चा परिचर्चा हमारे साथ रहकर सुनी। और मैं बहुत ज्यादा भूमिका नहीं, क्योंकि हम लोग समय ले चुके हैं, 1 घंटे का हमारा लाइव सेशन हो चुका है। मैं आदरणीय उमा जी से सीधे सीधे आग्रह करता हूं कि वे आज का अपना संक्षिप्त व्यंग्य पाठ हमारे बीच रखें। स्वागत है उमा जी। स्वागत है। आप अनम्यूट अनम्यूट हो गए जी। नमस्कार। आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी अब आपकी आवाज आ रही है।
नमस्कार भैया एवं सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को शरद स्वागत पूर्णिमा है की दीदी। बहुत बहुत बधाई हो। और आज के बैंक पार्टी में मुझे बहुत सारी अच्छी जानकारियां सुनने को मिली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आभार छाया दीदी का, आभार हमारे अध्यक्ष जी का, जिनके कारण मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। आभार भैया आपका। मैं अपना व्यंग पाठ शुरू करती हूँ। मेरा व्यंग स्वागत पाठ है अपनी 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 ढपली स्वागत है अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। अपना मेरे अपना व्यंग पाठ में दो जी सर। जी परम मित्र हैं जो सुबह सैर करने जाते हैं और एक चाय की टपरी गोमती पे बैठते हैं और देश की जो भी चर्चाएं होती हैं, अक्सर चर्चाएं वही होती हैं और व्यक्ति अपने दोस्तों से मिलकर ही थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस जी करता है और अपने मन की बातें उनके से ज्यादा अच्छे से कह जी देता है वो। तो जी मेरे व्यंग पाठ में दो दोस्त हैं। उन दोस्तों में मैंने नाम दिया है उनको, एक को राम खिलावन और एक को मट्टू। जो राम खिलावन है वो एक सरकारी ऑफिस जी में जी क्लर्क है और जो मट्टू है वो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो दोनों का अपना अपना एक दर्द है और जी जिसको जी मैंने पिरोने की कोशिश की है। अब आप बताएंगे आप लोग कितना सफल है। ये मेरी अपनी खुद की रचना है, अगर कुछ त्रुटियां रह स्वागत गई है तो मैं स्वागत आपको क्षमा चाहती हूँ। स्वागत है। और शुरू करती हूँ। अपनी अपनी डफली जी अपना अपना राग। राम खिलावन, अरे भैया कहाँ थे अभी अपना तक अपना तुम? राग। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। फ्री की चाय तुम पिलाते थे, मैं सोचा इसीलिए भैया ने यहाँ सैर करना आना छोड़ दिया। और इसी राम खिलावन, अरे मटरू भैया अब क्या बताएं, कुछ तो ये हमें महामारी ने परेशान कर रखा है और कुछ ये सरकारी योजनाओं ने हमें परेशान कर रखा है भैया। जी एक तो सरकार ने महंगाई भत्ता बंद जी करके रखा है और उस पे कह रहे हैं खर्च करो खर्च करो। बताओ एक आदमी गरीब कहाँ से खर्च करेगा? जी मटरू तो क्या हो गया भैया, खर्च करो ना। जी तो उसने राम खिलावन जी ने कहा कि भैया अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, दिवाली की खरीदारी के लिए दफ्तर से सूचना मिली है कि मुझे 10,000 रुपए दिए जाएंगे और उन दस जी हजार रुपए का मुझे जी सामान जी खरीदना है दुकानों से और उसके बाद उसको सामान खरीदने के बाद सामान की रसीद मुझे कार्यालय में जमा करनी पड़ी। मट्टू ने कहा वाह भैया तुम्हारे तो ऐश हैं, जी खरीदारी करो और कुछ खरीदारी मेरे लिए भी कर लेना भैया। राम खिलावन, अरे भैया पूरी बात सुनते नहीं हो, बीच में ही टोक देते हो तुम, तुम्हारी बहुत खराब आदत है भैया। दुकान जाके खरीदारी जी तो करनी पड़ेगी लेकिन जी सरकार यूं ही पैसे नहीं दे रही है। 500-500 रुपए हमसे ही काटेगी वो। जी जो पैसे दे रही है उसमें से सारा हमसे जी वसूली कर लेगी। भैया तो बहुत अच्छी बात है ना, पैसे तो मिल रहे हैं, कुछ तो मेरे लिए भी लेते आना। तुम्हें तो अपनी ही पड़ी रहती है, जी आगे पूरी बात सुना करो जी और ऐसे मत बोला करो। एक तो घर में वैसे ही जी सबने हंगामा मचा रखा है, जी पड़ोसियों की सामान देख देख कर मेरे घर में तो एकदम भौचाल मचा है भैया। क्या करें, घर में घर थुलवा हो रहा है भैया। मैं बहुत जी परेशान हूँ और उस पे तुम भी कह रहे हो मेरे लिए खरीदारी करो मेरे लिए खरीदारी करो। राम खिलावन, भैया मुसीबतें तो हैं पीछा छोड़ती ही नहीं, जाने दो अब छोड़ो, कम से कम चाय ही पिला दो। तुम्हें तो बस चाय की लगी है। अब मेरी दूसरी समस्या सुनो। सरकार ने कहा है कि आपको यदि आप घर गांव कहीं जाना चाहते हैं घूमने तीर्थ यात्रा में तो आपको इसके लिए आप अपने कार्यालय से टिकट के पैसे ले लें। यदि आप घूमने नहीं जाना चाहते तो आप टिकट के पैसे मत लें, आप उसका पैसे ले लें और एडवांस ले लें जी और एडवांस लेने के बाद उन पैसे की मार्केट में जाके आप कुछ खरीदारियां कर लें और उन खरीदारियों का बिल दे दें। वाह भैया जी तुम्हारे तो ऐश है, पैसे पे पैसे मिले जा रहे हैं गुरु। यहाँ हम प्राइवेट वालों से पूछो जिनकी तनख्वाह भी आधी हो गई है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं भैया, कुछ मेरे लिए भी। तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी रहती है, पूरी बात समझते नहीं हो। समझो तो बात भैया, हमें आने जाने के टिकट के 80,000 रुपए तो मिलेंगे और इसका 3 गुना मुझे खर्च करके और वो बिल जी मुझे अपने कार्यालय में देना पड़ेगा। अब बताओ मैं क्या करूं? और घर वाले जी हैं जी कि परेशान पे परेशान करे जा रहे हैं। मेरी स्थिति तो कोलू के बैल की तरह हो गई है। अरे भैया, मटरू कहता है अरे भैया ये सरकारी योजनाएं तो हाथी के दांत की तरह हैं, कुछ समझ में ही नहीं आती।
जाने क्या ये सरकार करेगी और जाने क्या आदरणीय हमारी निर्मला जी कर रही हैं। कौन समझे इस बात को। अब घर परिवार में तो लोगों ने एकदम जीना मुश्किल कर दिया है। खरीदारी करो, खरीदारी करो। हम तो कोल्हू का बैल हो गए हैं भैया। अब जाने दो भैया, सारी बातें छोड़ो, फ्री का अखबार पढ़ते हैं और कम से कम चाय तो पिला दो, जिसके लिए मैं इस तकरीब पे रोज आता हूँ कि कम से कम इस गोमती पे चाय पीने तो फ्री की मिलेगी ही, और साथ ही साथ अखबार पढ़ लूंगा। क्या करूं भैया, क्योंकि आजकल मैं समाचार देखता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मैं समाचार में क्या देख रहा हूं और क्या चल रहा है। चलो भैया, इससे अच्छी तो टफली हमारा चाय वाला ही बजा देता है। और चाय वाला, चाय की चर्चा और चाय पानी का आज के देश में इतना चलन हो गया है कि इस चाय पानी मैंने तो मुझे परेशान करके रखा है भैया। चलो इस चाय वाले की टफली सुन लेते हैं और इसी का राग हम अलापते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत खूब आदरणीय उमा जी, आपने बहुत सुंदर व्यंग्य पाठ किया है। और वाचिक परंपरा की सबसे सशक्त विधा होती है कथा वाचन। उस कथा वाचन का मुझे बहुत आनंद आ रहा था व्यक्तिगत कि आप के इतनी अच्छी तरीके से आपने कथा वाचन किया व्यंग्य का। और आपकी जो स्वर है वो भी बहुत अच्छा, कथा वाचन के अनुरूप बहुत अच्छा है। और उसके लिए इस व्यंग्य पाठ के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। आपने और विषय भी बहुत अच्छा चुना और आपने वाचन बहुत सुंदर किया। आगे चलते हैं, हमारे बीच प्रमोद सिंह जी हैं। हमने जी जी जी, बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई आपको। आदरणीय प्रमोद जी जुड़े हैं। मैं सबसे पहले तो इनको प्रमोद जी जुड़े हैं, मैं उनकी तरफ चलता हूं। प्रमोद जी को मैं सबसे पहले नमन करता हूं उनकी सहिष्णुता के लिए, उनकी सहनशीलता के लिए कि उन्होंने इस 1 घंटे से ऊपर वो हमारे साथ जुड़े, हमारी बातें सुनने। और ऐसी साहित्यिक चर्चाएं होती रहेंगी तो लोग जुड़े रहेंगे। हम अपने 2 मेहमानों के पास पहुंचे, उससे पहले मैं आदरणीय प्रमोद जी आज के जो जिनके साथ चर्चा की उन तक पहुंचे। हालांकि मेहमान आप भी हैं हमारे। और मैं आपको अब मैं व्यंग्य नहीं लिखता। मैं, हालांकि मुझे बहुत व्यंग्य पसंद है, मैंने व्यंग्य के ऊपर बहुत शोध किया है, मैंने व्यंग्य बहुत पढ़ा है। मैं व्यंग्य प्रेमी हूं, मैं व्यंग्यकार नहीं हूं। साहित्य में मैं गीत लिखता हूं, गीत विधा का। मुझे कुछ लोग जानते हैं या मेरा कुछ काम है तो वो गीत को लेकर है। मैं गीत के एक मुखड़े और एक बंद के साथ आपका स्वागत करता हूं। एक साहित्यकार का, एक कवि का क्या कर्तव्य होना चाहिए वो इस गीत में है। मैं आपको व्यंग्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि हम शब्दों के आराधक हैं, हम शब्दों के आराधक हैं, अर्थ ढूंढ कर लाने होंगे, गीत हमें अब गाने होंगे। हमें सिर्फ शब्द से नहीं वो करना, हमें अपने आचरण में वो हम जो लिख रहे हैं वो लाना पड़ेगा कि हम शब्दों के आराधक हैं, अर्थ ढूंढ कर लाने होंगे, गीत हमें अब गाने होंगे। बंद है कि जंगल सब सिकुड़े जाते हैं, जंगल सब सिकुड़े जाते हैं, सिर्फ बताना ना काफी है। जंगल सब सिकुड़े जाते हैं, आदरणीय प्रशांत जी सुने कि जंगल सब सिकुड़े जाते हैं, सिर्फ बताना ना काफी है। देख दशा धरती की, इस पर अश्रु बहाना ना काफी है। मेघ खींच कर लाने होंगे, खुद भी वृक्ष लगाने होंगे, गीत हमें अब गाने होंगे, गीत हमें अब गाने। आदरणीय प्रमोद जी। वंदनीय मां सरस्वती के चरणों में सादर नमन। आज के वरिष्ठ व्यंग्यकार दोनों अतिथियों को सादर नमन। मंच का सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय आदित्य जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। साहित्य संगम संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुदेव आदरणीय राजवीर जी मंत्र भाई साहब जी को प्रणाम। और इस कार्यक्रम की सूत्रधार परम सम्मानीय छाया दीदी को भी सादर प्रणाम, वंदनीय प्रणाम। एक रचना आपके बीच पेश कर रहा हूँ, कचरे का ढेर। शीर्षक है कचरे का ढेर। स्वागत। एक ऐसा स्थान जहाँ ढेर लगा हो सड़े माल पन्नी कूड़े का और मरे जानवर का। जी। एक ऐसा स्थान जहाँ ढेर लगा हो सड़े माल पन्नी कूड़े का और मरे जानवर का, जिसकी बदबू बहुत दूर तक जिसकी बदबू बहुत दूर तक वायु को प्रदूषित करती हो। डर बना रहे मल ज्वर का। जी। डर बना रहे मल ज्वर का। इसी ढेर पर कुत्ते लोमड़ी सियार।
इसी ढेर पर कुत्ते, लोमड़ी, सियार, गिद्ध, कौआ, गाय, भैंस, बैल इकट्ठा हो अपने उपयोग की खाद्य सामग्री से पेट भरते हैं। जी उपयोग की खाद्य सामग्री से पेट भरते हैं, जैसे सभी दल के नेता अपने फायदे को एक हो जाते हैं, जी ऐसे सभी दल के नेता अपने फायदे को एक हो जाते हैं। कुछ बेसहारा अपनी रोजी रोटी इसी में तलाशते हैं। कुछ बेसहारा अपनी रोजी रोटी इसी में तलाशते हैं। कुछ जीव जानवर इतनी सड़ी सामग्री को पचा लेते हैं, वैसे ही जैसे नेता पचा लेते हैं गरीब का भाग, घोटाले की राशि, ताबूत तक नहीं छोड़ते। जी ताबूत तक नहीं छोड़ते बिना डकार के। इतनी मजबूत पाचन क्रिया ये पाते हैं, इतनी मजबूत पाचन क्रिया ये पाते हैं। पर कुछ जीव होते हैं गाय, भैंस, बैल की तरह। जी पर कुछ जीव होते हैं गाय, बैल, भैंस की तरह, जिनको नहीं पचता सड़ा गला और बेकार का माल, पर खाते रहते हैं पेट भरने की मजबूरी जो है। और एक दिन इसी से पेट भरने की मजबूरी जो है, और एक दिन इसी से होते बीमार और मौत का जंजाल। जी तो फिर क्या कहने, मौत का जंजाल इनके पचाने की तख्ती गिद्ध जैसी नहीं होती। ठीक ऐसे ही एक आम आदमी लड़ता है अपने अधिकारों को, सिस्टम के खिलाफ, वो लड़ते लड़ते एक दिन दम तोड़ लेता है। जी और लड़ते लड़ते एक दिन दम तोड़ देता है। बिना अधिकार के कोई तरसता राशन को, कोई पेंशन को, किसान बीमा को, झूठे वादों की गठरी में दम तोड़ती है फाइलें। सब कुछ बंद हो, समाप्त हो जाता, और एक आम आदमी आशा में ही दम तोड़ देता है। आशा में ही दम तोड़ देता, आशा में ही दम तोड़ देता है। बहुत सुंदर और बहुत सार्थक आपने व्यंग पाठ किया है। जो विसंगति है उसको, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है कि इशारों में बात हो, बात व्यंजनाओं में हो, व्यंग में आपने वो पूरी। और व्यंग का एक तत्व तो करुणा भी होता है। व्यंग वो नहीं होता है जो आपको सिर्फ हंसाए, व्यंग वो होता है हास्य। और व्यंग का मैं जो समझ पाया हूँ वो भेद यही है कि हास्य आप वहीं पर छोड़ देते हैं, व्यंग को आप घर साथ लेकर जाते हैं। और मैं जिनको बुलाने वाला था, जिनकी भूमिका में मैं ये कह रहा हूँ, वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हमसे। मैं सोचता हूँ कि मैं आदरणीय प्रशांत जी से ही आग्रह करता हूँ कि वे अपना व्यंग पाठ, मैं हमारे बड़े वरिष्ठ अजय गुप्त के गीत की कुछ पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करता हूँ। एक साहित्यकार के लिए एक साहित्यकार दीपक की भांति होता है, जिसको उजाला फैलाना होता है, खुद जलकर उजाला फैलाना होता है। गीत है कि जलो दीपक अंधेरा बहुत गहरा है, जलो दीपक अंधेरा बहुत गहरा है, तुम्हारे अधर जलते हैं, तुम्हारा भाल जलता है, तुम्हारे तप्त मन से ज्योति का लावा निकलता है, तुम ही रवि से प्रकाशित हो, तुम्हारा तन सुनहरा है, जलो दीपक अंधेरा बहुत गहरा है। मैं बहुत ही आदर, बहुत सम्मान के साथ आदरणीय प्रशांत किरण जी को आवाज देता हूं कि वे अपना व्यंग पाठ हमारे बीच रखें, और जितना समय चाहे वो ले सकते हैं, समय की कोई बाध्यता नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और अभी बात मेरी पुस्तक मामला खुदरे की हुई, तो यह एक छोटा व्यंग है मामला खुदरे का। जी मैं उसी को आपको सुनाता हूँ। जी स्वागत है। रचना में तो होगी, तो मैं जगह जगह पर आपको संकेत कर दूंगा। जी आज एक मित्र ने संवाद भेजा है जी, हैप्पी वीक। उन्होंने थोक भाव से पूरे सप्ताह के लिए शुभेच्छा भेज दी है। मैं थोक भाव से डरता हूं जी, खुदरे भाव पर विश्वास करता हूं। एक अन्य संवाद आदरणीय न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद जी ने संप्रेषित किया है। उन्होंने लिखा, शराब थोड़ी है बूंद बूंद कर पिला साकी, अगर एक बार पिला दोगी तो जिंदगी बेमजा हो जाएगी। जी को पढ़कर खुदरे के मामले में मेरी सोच और भी पुख्ता हो गई है। जी, मैं लोगों को शुभेच्छा भी खुदरे में भेजता हूँ, थोक में नहीं भेजता। जी अगले दिन सोच समझकर ही शुभेच्छा को रिचार्ज करता हूँ। जितने लंबे समय तक अपना मतलब सधता हो, उनसे निरंतर बिना नागा की शुभेच्छा भेज देता हूँ।
जी इस श्रेणी में वे पाठक हैं जो मेरी टूटपूंजी रचनाओं पर मेरी बड़ाई लिखकर मुझे भेज देते हैं। मैं खुश हो जाता हूँ। जो जी चुप्पी साध लेते हैं अथवा लिहाज कर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने से परहेज करते हैं, मैं उन्हें रिचार्ज की सूची से बाहर कर देता हूँ। जी अपने खुदरे के कारोबार को लाभ दे रहा हूँ। जी प्रशंसा झूठी हो तो प्रशंसा किए जाने व्यक्ति को ज्यादा सुख देती है। जी वैवाहिक जीवन में भी आपने अपने सभी अनुभव लोग बताते हैं। जी मैंने कभी थोक पर विश्वास नहीं किया, जी थोक भाव से काम नहीं करता। जी खुदरे में अपना विश्वास कायम है। थोक भाव से काम करने में खतरा है। मैं खतरा मोल लेना नहीं चाहता। विजय जी माल्या और त्यागी बंधुओं ने थोक भाव से बैंकों से ऋण लिया। जी बैंक वालों ने भी थोक भाव से ऋण दे दिया। दे थोक दिया। भाव के चक्कर में एक को देश छोड़कर भागना पड़ा, दूसरे जी को अपना घर द्वार छोड़कर अनुसंधान कर रही एजेंसियों के पीछे भागना पड़ रहा है। जी जी थोक भगाता है, जी थोक भगाता है, खुदरा स्थिरता देता है। जी दिल का कारोबार भी कभी भी थोक में नहीं चलता। जी जी इतिहास साक्षी है। जी जिनके भी थोक कारोबार करने की हिमाकत दिखाई, वह बेचारा जी सरेआम पिट जाता है। अपने गोपाल जी थोक में विश्वास करते थे। इसी जी अवधारणा से कन्या से थोक भाव में प्रेम का इजहार कर बैठे। दूसरे ही दिन अस्पताल में कराते हुए बताने लगे कि कन्या के बड़े भाई ने भी थोक भाव से सौहार्द प्रकट कर दिया। जी दूसरी ओर कमल जी खुदरे से जुड़े रहे। नतीजा जी यह निकला कि वह उस कन्या के उसी बड़े भाई से विवाह का प्रस्ताव अपने माता पिता को भिजवा दिया। खुदरा कारोबार सच्चाई के साथ देर से फल देता है। जी कमल जी को मीठा फल मिल गया था। जी रामदीन बाबू अबकारी विभाग में जब तक बड़े बाबू रहे, खुदरे में काम करते रहे। जी इधर फाइल आई, रुकी, खुदरे का लेन देन संपन्न हुआ, उधर फाइल बिना आपत्ति के आगे बढ़ गई और फिर देने वाले को कोई शिकायत नहीं रहती। लेने जी वाला और देने वाला दोनों निश्चिंत भाव से रहते। जब से वे प्रोन्नत हुए और उसी विभाग में सफलतापूर्वक कायम हो गए, खुदरे का काम बंद कर दिया, जी सीधे थोक में आ गए। जी अफसर जो हो गए थे, जी फाइल आने से पहले सिंडिकेट वाले भाव तय कर देते। रामदीन बाबू को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। जी थोक भाव की चमक से वे कुछ बोल नहीं पाते। कुछ ही जी दिनों में सब कुछ ठीक ठाक चला। सिंडिकेट वालों ने भी थोक भाव तय रखा और सभी जी प्रसन्न रहने लगे। उन्हें ऑफिस में टेबल घूमना नहीं पड़ रहा था, दौड़ना नहीं जी कर पा रहा था। थोक भाव गंध देता है। जी सिंगल विंडो बिल्कुल। भी थोक भाव है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। उस गंध को आयकर वालों ने सूंघ ये लिया। मैं आपसे आग्रह करेगा तो ये पंक्तियां आप दोबारा पढ़ दीजिए। थोक भाव गंध देता है। जी क्या कहने इसके लिए, क्या क्या ही कहा जाए इन पंक्तियों पर। पूरे व्यंग को सुनने के बाद भी जब ये पंक्तियां आई, बहुत आप जारी रखिए। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने बीच में इंटरप्ट किया। उस गंध को आयकर वालों ने सूंघ लिया। अपने जी रामदीन बाबू ने बड़ी मुश्किल से खुदरे में अपनी जान बचाई। खुदरा जी बचाता है। जी सेठ बनवारी लाल कहने को तो कपड़े का थोक व्यापार करते थे, लेकिन उनका खुदरे पर बड़ा विश्वास था। जी उन्होंने न कभी अपने सप्लायर को न कभी रिटेलर को थोक भाव में पैसे दिए। जी थोक का मामला वे खुदरे में निपटा लेते। जी सेठ जी ने अपने स्टाफ को भी कभी थोक भाव में पेमेंट नहीं किया। जब जैसी जरूरत पड़ती, स्टाफ के बार बार मांगने पर खुदरे में कुछ हिसाब कर देते। स्टाफ भी जानता था कि महीने का कितना हिस्सा सेठ जी से के यहाँ बाकी है, इसलिए वह छोड़कर भी नहीं जा सकता था। एम्प्लॉय रिटेंशन का और बढ़िया उदाहरण कहाँ मिलेगा। जी 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 खुदरा रिटेंशन देता है, जी थोक टेंशन देता है। टेंशन देता है। सेठ जी अभी 10 गद्दियां चलाने लगे हैं। तरक्की में खुदरा ही काम करता है। जी जी प्रधान जी ने काफी सरकारी जमीन कब्जा कर उसे थोक भाव में सेटल कर दिया, लेकिन उस जमीन के सड़क वाले हिस्से पर खुदरे में कई गुमटियां लगवा दी।
मामले के तूल पकड़ते ही खुदरे पुण्य के लिए रातों रात कोने में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो गई। जी प्रधान जी की कृपा से पंडित शंभू शास्त्री जी ने हनुमान जी की सार्वजनिक पूजा शुरू कर दी। जी प्रभु हनुमान जी जहां विराजमान हो तो भक्त और कहाँ जाएं। नतीजा जी। हुआ कि पंडित शंभू शास्त्री जी मंदिर के पीछे जमीन घेर कर वहीं रहने लगे। पंडित जी का काम भी खुदरे में चलने लगा, यूं कहें कि चल निकला। जी लोग अपनी अपनी खुदरा परेशानियां के लिए खुदरा जाप कराते, खुदरा चढ़ावा जी मंदिर में चढ़ता। पंडित जी भी जी दक्षिणा खुदरे में लेते। कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इधर जी जमीन के भाव काफी बढ़ गए तो प्रधान जी की नीयत थोक भाव के कारण बदल गई। उन्होंने थोक भाव से अतिक्रमण हटाने का जुगाड़ कर लिया। इस नाम पर जी मंदिर टूटने की नौबत आ गई। पंडित जी भी खुदरे के खिलाड़ी थे। उन्होंने जी भक्तों को धर्म के लिए लड़ने की बात खुदरे में बताई। नतीजा निकला कि मंदिर तो नहीं टूटा और प्रधान जी मुश्किल में पड़ गए। वे कोर्ट जी। कचहरी में फौजदारी दीवानी मामले में बड़ी मुश्किल से जमानत देकर केस लड़ रहे हैं। पंडित जी खुदरे के चलते मंदिर के पीछे अपना दो मंजिला मकान बनवा चुके हैं और अस्थायी हो चुके हैं। खुदरे जी का काम लंबे समय तक चलता है। थोक कारोबार कुछ ही समय में निपट जाता है। जी कोर्ट के पेशकार से लेकर तमाम सरकारी ऑफिसों के नीचे सारा का सारा काम खुदरे में चलता है। जी सब प्रसन्न, खुदरा भारी होता है, इसमें वजन होता है। थोक हल्का होता है, इसलिए ऊपर में होता है। जी। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, क्या ही अद्भुत व्यंग है। और विषय आपने जो चुना है, जो फ्रेम जो चुना है, जो कहने का, वो बहुत अद्भुत है। थोक और खुदरा। और मुझे इतिहास व्यक्तिगत रूप से साक्षी ये है कि कभी जी कोई आफत, हाँ खुदरे के काम में कभी कोई आफत नहीं आई। जिसने भी जी खुदरे का कारोबार छोड़कर थोक का कारोबार किया या करने की कोशिश की, मुश्किल में पड़ गया। मुश्किल में दरअसल पड़ गया क्या। थोक में काम करने का अपना अलग तरीका और सलीका होता है। जी असल थोक कारोबारी कभी सामने दिखलाई नहीं पड़ता, वह पर्दे के पीछे होता है। जितना मजबूत थोक कारोबारी, उतना ही मजबूत और ऊंचा और कीमती पर्दा, उतना जी ही थोक का काम। बड़े बड़े ओहदेदार जी लोगों के कक्ष में शायद पर्दे इसलिए ही लगाए जाते हैं। जी पर्दे बार बार बदले जाते हैं। नए जी ओहदेदार के आते ही नया पर्दा। थोक पर्दा मांगता है, जी। खुदरा बेपर्दा रहता है। बेपर्दा रहता, क्या कहने। किसी अर्थशास्त्री की एक बात याद आती है। उसने जी कहा था कि अगर किसी देश में खुदरे की कमी हो जाए तो समझो देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। खतरे मैं में है। खतरे से डरता हूँ, जी खुदरा काम करने वालों से डरता हूँ। जी वह जोखिम नहीं उठाता, थोक जोखिम देता है। अपने देश के अधिकतर सार्वजनिक मामले खुदरे से निपटाए जा रहे हैं। देश में डीजल पेट्रोल की कीमतें में खुदरे में घटाई बढ़ाई जा रही है। जी खुदरा है तो मैं निश्चिंत रहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है। ठीक चल रही है, सही बात है। अनाज के खरीद के सरकारी मूल्य, राशन कार्ड पर मिल रहे अनाज, पे रिवीजन, सड़क निर्माण, स्मार्ट सिटी आदि बड़े बड़े काम भी खुदरे में चल रहे हैं। अपने प्रदेश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सड़क नाली के निर्माण, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि खोलने का काम भी खुदरे में चल रहा है। खुदरे में चल रहा। खुदरे काम को देखकर मुझे विश्वास हो चला है कि हम तरक्की कर रहे हैं। जी क्या कहने क्या कहने क्या धन्यवाद। कहने। बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ। जैसा मैंने बीच में कहा कि विषय और कथ्य बहुत जरूरी है किसी भी साहित्यिक विधा के लिए। आपने बहुत ही सुंदर विषय और उसके माध्यम से जो आपने जो बातें कही, वो किसी भी साहित्य प्रेमी, किसी भी व्यंग्य प्रेमी, किसी भी कविता प्रेमी, साहित्य प्रेमी, किसी तक भी बहुत आसानी से संप्रेषित भी हो रही हैं। आप खुदरे और थोक के पीछे क्या कहना चाह रहे हैं। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो व्यंग का आनंद ले रहे हैं। नवल किशोर जी, वो भी अपने छोटे छोटे चुटीले व्यंग कमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। प्रमोद चौहान जी जुड़े हैं हमारे साथ। नवल किशोर जी आपसे कह रहे हैं कि जब अपना समय निकल गया तो खुदरा बता रहे हैं।
मैंने तो पहले ही कहा कि मैं तो कभी थोक पर विश्वास करता ही नहीं। आगे आगे चलते हैं। अरे जो आलोक जी पुनः डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमसे और कार्यक्रम भी बहुत लंबा खिंच चुका है। मैं एक बार 2-4 कमेंट्स पढ़ता हूँ, इस बीच अगर वो जुड़ते हैं, नहीं तो फिर हम अंत करेंगे क्योंकि 1.5 घंटे का समय लगभग हो चुका है और उनका व्यंग पाठ किसी दिन अलग से रखवा लेंगे हमारे पटल पर। जी मंजूषा जी जुड़ी हैं, नवल किशोर जी जुड़े हैं, घनश्याम सहाय जी जुड़े। घनश्याम सहाय जी हमको लगातार हमारे लाइव स्ट्रीम में रहकर सुन रहे थे, देख रहे थे। आलोक जी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रमोद जी मन संचालन पर आपका आशीर्वाद है और ये छाया दीदी का आदेश है जो मैं बहुत मन से। आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, थोड़ी सी आई फ्लू भी लग रहा है तो बार बार आंखों में वो आ रहा, फिर भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत मन से उपस्थित होता हूँ क्योंकि मुझे परिचर्चाएं बहुत पसंद है और व्यंग को लेकर परिचर्चाएं होती रहनी चाहिए क्योंकि व्यंग ऐसी विधा है ना, व्यंग साहित्य में कविता मूंगफली के दानों की तरह है अगर, तो व्यंग बादाम की तरह है जो है तो कम लेकिन बहुत जरूरी है और बहुत स्वास्थ्यवर्धक है समाज के लिए, साहित्य के लिए। आदरणीय आलोक जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा भूमिकाएं नहीं बनाऊंगा क्योंकि इस बीच में ये इंटरनेट ना धोखा दे दे। मैं सीधे सीधे आलोक जी को आमंत्रित करता हूं व्यंग पाठ के लिए। आलोक जी अभी भी खराब नेट की समस्या से गुजर रहे हैं। हाँ, इनकी स्थिति पाकिस्तान वाली हो गई है। जी आज मैं समझता हूँ आप बड़ों की आज्ञा चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से आप प्रतीक्षा कर कोई फायदा नहीं, हम लोगों को ये आज का सेशन यहाँ पर अंत करना चाहिए। मैं आप आदरणीय प्रशांत कर्ण जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उमा दीदी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, प्रमोद जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग बने रहे ऐसी साहित्यिक, जब तक मैं साहित्य में बहुत, आप सब लोगों से बहुत उम्र में छोटा हूँ, आपके पुत्र समान हूँ, आप सब लोग माता पिता तुल्य हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि आप लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों के जो दिशा निर्देश में हम भी इसी दिशा में आगे बढ़े और अच्छा काम साहित्य के लिए होता रहेगा। मैं बहुत ज्यादा अब अपनी बात नहीं क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूं। मैं आदरणीय छाया दीदी को आमंत्रित करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापित कर दें और फिर कार्यक्रम हम लोग लाइव आज का एंड करेंगे। सर्वप्रथम तो अभिषेक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना बढ़िया संचालन करते हैं कि पूरा कार्यक्रम जीवंत लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशेष रूप से मैं आदरणीय प्रशांत कर्ण जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मैंने अनुरोध किया उनसे और उन्होंने बड़े आसानी से मान लिया, सहर्ष और आए और बहुत ही बढ़िया चर्चा जो निखर के इसमें सामने आई, वो मुझे भी समझ में आया कि हाँ ये बिंदु होने चाहिए कि संकेतों का प्रयोग अधिक से अधिक हो। और जो आपने व्यंग पाठ किया वो भी बहुत अच्छा लगा, थोक और खुदरा, कि जो जिस भाव में इसको समझना चाहे वो उस भाव में समझे और सीखे। बहुत ही सुंदर बात है। पर्दे का भी बहुत समझ में आया और वास्तव में समझ में आया कि किस तरीके से पर्दे जो हैं सरकारी गाड़ियों में जो लगे रहते हैं, कारों में पर्दे, वो बहुत आकर्षित करते हैं कि देखो क्या पर्दे हैं। तो बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ खो गई मैं उसमें, पर्दे में। तो अब आगे जो है सबसे संस्था के जो प्रमुख हैं आदरणीय राजवीर भाई जी, वो हमेशा ही प्रोत्साहित करते हैं, उनको भी विशेष धन्यवाद। और नेट बाधित होने के कारण हम आलोक रंजन जी को नहीं सुन पाए, इसका तो मुझे खेद है क्योंकि वो भी हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं और साथ ही विभागाध्यक्ष भी हैं, तो उनसे भी जब परिचर्चा होती तो बहुत से बिंदु निकल कर आते। पर कोई बात नहीं, आगे कभी जब अवसर आएगा तो उनको फिर से उनके विचारों से हम अवगत होंगे। और उमा मिश्रा जी जो लगातार आज उपास होने के कारण व्रत है, फिर भी वो सहयोग दिया और ये कहीं अगर हमारे मन में इस तरह का विचार आया, संकल्पना, तो इसका जो मुख्य जाता है श्रेय तो उमा मिश्रा जी को जाता है। उन्होंने इस तरह की चर्चा की थी और ये कार्यक्रम बना, तो वो भी विशेष रूप से धन्यवाद की पात्र हैं। और आदरणीय प्रमोद चौहान जी, इन्होंने पत्रिका बनाने में बहुत लगातार हमको सहयोग किया और बहुत ज्यादा अविचल प्रवाह में मैं लगातार काम करवाती रही और वो बिना कुछ कहे बार बार बताते रहे और इस व्यस्तता के बीच में चर्चा चली तो उन्होंने भी कहा कि हम शामिल हो जाएंगे और वो भी लगातार समय देते रहे
और बहुत उत्साह के साथ उन्होंने जो पाठ व्यंग पाठ किया काव्य रूप में वो बहुत अच्छा लगा। और उनको भी विशेष धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी का स्नेह इसी तरह मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, अगले शुक्रवार किसी नई परियोजना, किसी नए कार्यक्रम के साथ हम सभी दर्शकों और श्रोताओं से जुड़ेंगे। सभी महनीय, वरिष्ठ, कवि, कनिष्ठ, नवोदित, प्रतिष्ठित सभी साहित्यकार, साहित्य प्रेमियों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं हम और हमारा ये आज का पैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सभी का।